अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। गल वध गई ये मुख्तारिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद का ये अलमारूफ जुमला कहा तो किसी और पैराए में किसी और तनाजुर में गया था, मगर अब जो नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के हर रोज बढ़ते सियासी झगड़े ने सूरत हाल इख्तियार कर ली है, उसको देखते हुए यही कहना पड़ रहा है कि गल वधदी जा रही है या गल वध गई है मुख्तारिया। अब नौबत पीपल्स पार्टी के आज कौमी असेंबली और सेनेट समेत दोनों ऐवानों से वॉकआउट तक जा पहुंचने के साथ साथ वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के कराची पहुंचने तक भी आ गई है, जिनको सदर आसिफ अली जरदारी ने दोनों जमातों के दरमियान बढ़ती लफ्जी गोलाबारी या लफ्जी जंग के तनाजुर में कराची तलब कर ली है। ये सारी सूरत हाल एक ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की पीपल्स पार्टी के साथ लफ्जी जंग शदीद हो गई और गुज़िश्ता हफ्ते स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार के साथ पीपल्स पार्टी क़यादत की होने वाली मुलाकात भी मरीम नवाज़ को तुंद तेज़ बयानात देने से ना रोक सकी और आज बुखारी ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी को कुछ इन अल्फाज में ललकारा है या ताना दिया है। आप ज़रा सुनिए। आइए आपको भावलपुर दिखाऊं, आइए आपको मुल्तान दिखाती हूँ, आइए आपको लोधरा दिखाती हूँ, आइए आपको रहीम यार खान डीजी खान दिखाती हूँ। आप भी मुझे ले चलिए, आप मुझे कश्मीर ले चलें, आप मुझे जैकबाबाद छोड़े, आप मुझे नवाबशाह ले चले, आप मुझे गढ़ी खुदाबख्श ले चलें। मुझे दिखाएं वहाँ 17 साल में आपने क्या किया। हम क्यों पानी देंगे अपना, क्यों देंगे? पंजाब का हक हम क्यों देंगे? पंजाब लावारिस तो नहीं है, पंजाब बड़ा भाई जरूर है, लेकिन हर वक्त छुरी के नीचे आने के लिए पंजाब नहीं है। अब जवाब देने की बारी पीपल्स पार्टी की थी कि जो बार बार नून लीग को यह एहसास दिला रही है कि उसके इत्तेहादी होने को हल्का ना लिया जाए। मरीम नवाज के अपने बयानात पर पीपल्स पार्टी से माफ़ी मांगने के मामले पर पीपल्स पार्टी ने ऐवान में बाकायदा पोजीशन ले ली है और साथ ही वार्निंग भी दी है कि जिसका इजहार सेनेटर शहरी रहमान साहिबा ने कुछ इन अल्फाज में किया। ज़रा सुनिए। माफ़ी अगर नहीं मांगी जाती हमारी लीडरशिप से तो पीपल्स पार्टी कम से कम सेनेट में तो सबसे बड़ी जमात है। आप नंबर्स गिन लीजिए। वी आर बाय फार द बिगेस्ट पार्टी इन दिस हाउस एंड हमारे सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लें जी। कोalition बेंचेस पे हम कुछ तोड़ना नहीं चाहते, बट डू नॉट टेक आवर सपोर्ट फॉर ग्रांटेड, दैट इज़ वेरी क्लियर। और शहरी रहमान के साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने भी आज ऐवान में नून लीग को खबरदार कर दिया है कि अपनी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को हुक्मरान जमात दीवार के साथ ना लगाए। दूसरी जानिब खामोशी से अपोजिशन बेंचेस पर बैठकर नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई देखने वाली पीटीआई की सियासी राल टपकनी शुरू हो गई और आज असद कैसर ने पीपल्स पार्टी को यह ऑफर करा दी है कि अगर वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाती है तो पीटीआई उनका साथ देगी। दो अहम इत्तेहादियों की लड़ाई अब क्या रुख इख्तियार करने जा रही है और कौन किसको राजी करेगा और क्या कोई राजी होगा भी या नहीं होगा, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और वज़ीर तवानाई सिंध हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, और हमारे दूसरे मेहमान हैं नून लीग के रहनुमा और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए तिजारत राना एहसान अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। शाह साहब, सबसे पहले तो मुझे आप ही का तारीखी जुमला एक याद आ रहा है, वो है उम्मीद कायम है। तो वो जो उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम थी और उम्मीद के ऊपर जो इत्तेहाद कायम था, वो उम्मीद अभी भी बरकरार है शाह साहब? जो दोनों पार्टियों की बयानात आपको सुनवाए, नाजरीन को सुनवाए, उसके बाद आपकी कम अज़ कम उम्मीद कायम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी, दुनिया ही उम्मीद पे कायम है और मैं तो हमेशा अच्छे की ही तवक्को रखता हूँ और बेहतरी आनी चाहिए, लेकिन जैसे आप ने सारी चीज़ें बताईं, इस तरह की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर है इसकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी जिनको इसको बेहतरी की तरफ लाना है वो वफाकी हुकूमत, और ज़ाहिर है उन्हीं की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है तो उन पर आती है। हमने तो सिंपल सी बात थी कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने विज़िट किया, जो हमारे पंजाब के भाई बहन मुसीबत ज़दा थे, परेशानी में थे सैलाब की वजह से वहाँ पे, और उन्होंने कुछ बातें की जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उनकी फौरी इमदाद जो है वो बिस्प के ज़रिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत शुरू कर दी जाए और फिर बैनुल-अक़वामी तौर पर जो है वो सपोर्ट की अपील की जाए।
तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की थी, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट को मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि उनको भी अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पे ये कितना है जो नुकसान वहाँ पे अच्छा, हुआ है। तो जिस तरह वहाँ पे चीज़ें हुई हैं तो वो बस की बात नहीं है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। अल्लाह करे कि वो अपने लोगों के सारे दुख दूर करें, उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करें। हम दुआगो हैं तो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के लिए नहीं, अपने उन भाई बहनों के लिए ठीक है, हम दुआगो कि जो हैं। परेशानी ठीक है, में है, लेकिन तो जब अल्लाह आप करे ये ये कहते उनकी हैं सपोर्ट कि करें। जी। फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, तो फेडरल गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी के जो सारे मामलात हैं या जो बेसिकली जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह लें या जो भी लड़ाई है चल रही है इस वक्त, उसके दरमियान मोहसिन नकवी साहब कहाँ से आ गए और सदर जरदारी ने मोहसिन नकवी साहब को क्यों कराची बुला लिया? क्या इसका मतलब ये समझें कि नो कॉन्फिडेंस कर दिया नून लीग की क़यादत पे सदर साहब ने और अब तीसरे फरीक के तौर पर सालसी की ज़रूरत पड़ गई है? देखिए, मोहसिन नकवी साहब हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, हमारे भाई हैं और उनकी मुलाकातें प्रेसिडेंट साहब से कई दफ़ा हुई हैं। मैं अभी कल आया हूँ दुबई से, प्रेसिडेंट साहब भी वहाँ थे और 2-3 दिन पहले मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ आए हुए थे और भी कुछ दोस्त आए हुए थे वहाँ पे। तो ये मुलाकातें होती रहती हैं, ये कोई इस पैराए में नहीं हुई। और अगर मोहसिन साहब मेरे ख्याल में पहले भी इस चीज़ को ज़रूर उन्होंने इस पे बातचीत ज़रूर की होगी, क्योंकि वो बड़े समझदार हैं और बड़े इफ़ेक्टिव हैं कि ये इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन आज की जो उनकी यहाँ पे आमद है कराची में, प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात है, वो कोई इस सिलसिले में नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे बात होती है और हो सकता है उसमें ये तस्करा भी हो जाए। अच्छा, लेकिन तो ये इसको कह इस सकते तरह हैं ना शाह साहब समझा कि- जाए कि ये सिर्फ इस वजह से। तो ये कह सकते हैं शाह साहब कि और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी और ये वाली चीज़ भी होगी, ऐसे कह लें या ऐसे ना कहें? नहीं, ये वो नहीं है कि ऐसा ना हो सकता है बात हो, क्योंकि ये इतना होना नहीं चाहिए। ठीक है। जिस तरह की हमें बड़ी इज्जत है मरीम नवाज साहिबा के लिए, यहाँ उज़मा साहिबा भी एक खातून है, उनके ठीक लिए है, भी बिल्कुल बहुत सही। इज्जत है। लेकिन जो मैं बातें मैंने सुनी है उन पे मुझे बड़ा अफसोस है। इस तरह की तल्ख गुफ्तगू जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राना साहब की तरफ चलते हैं। राना साहब, आपने सुना शाह साहब को, शाह साहब ने भी यही बात की कि इस किस्म की तल्ख गुफ्तगू का मुझे अफसोस है, नहीं होना चाहिए था और नहीं होना चाहिए। साथ ही राना साहब ने ये जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद की है बीइंग दी फेडरल गवर्नमेंट के भाई जिम्मेदारी आपकी है, वफाकी हुकूमत बड़ा भाई के तौर पर तस्वर होती है, तो उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि इस किस्म के माहौल में ख़राबी पैदा ना हो। और साथ ही उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात भी की, उन्होंने कहा कि शायद नून लीग को अंदाज़ा नहीं है मैग्नीट्यूड का जिस हिसाब से तबाही आई हुई है उन इलाकों में जहाँ पर सैलाब की सारी सूरत हाल हुई। और इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि मतलब एक बात कर दी गई, तो उसमें तो ऐसी कोई हमारी तो कोई इंटेंशन नहीं थी। तो ओनस इज ऑन यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक ये बात है कि मैग्नीट्यूड का नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। मैडम मरियम नवाज तो ऑन ग्राउंड रही, सैलाब ज़दगान के हर एरिया में पहुंची और ख़ुद उन्होंने मॉनिटर किया कि किस तरह के इंतज़ामात जो हैं उनके बचाव के लिए किए जा रहे हैं। उनकी पूरी काबीना ऑन ग्राउंड थी, पंजाब की इंतज़ामिया ऑन ग्राउंड थी और उन्होंने इंश्योर किया कि 25 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया, 20 लाख माल मवेशी को रेस्क्यू किया गया। तो मेरे ख्याल से जो उनकी काविशें थी सैलाब ज़दगान के लिए, वो बिल्कुल दे आर वर्दी फॉर अप्रिसिएशन। जहाँ तक बात है कि उनका स्टांस, देखिए उनका बड़ा क्लियर स्टांस था और वफाक का भी यही सोच थी कि हमें चंद अरब रुपए के लिए इमदाद के लिए मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस का जो फंड होता है वो पिछली दफ़ा भी हमें कुछ 40-50 अरब रुपए मिले थे जो क्राइसिस का होता है। ऑब्वियसली फिर जो रिहेबिलिटेशन के लिए वर्ल्ड शाह साहब नहीं एग्री कर रहे आपसे, मैं आती हूँ शाह साहब आपकी तरफ। मैं आपको बताता हूँ, मैं बड़े वसूख से इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का जो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए फंड मिला था वो $140 मिलियन का मिला था। उसके बाद आपने जो अपील की और आपने कॉन्फ्रेंसेस की, उसके अंदर रीबिल्डिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको प्लेजेस आई जो $11 अरब की थी, उसमें से भी $1.5 अरब आपको वसूल हुआ। लेकिन जो अपील थी ना क्राइसिस मैनेजमेंट की, वो 40 अरब के लिए अब आप मांगे
इमदाद मांगे यूएन से, यूएन आगे 25 ममालिक से इमदाद मांगे, तो उसकी ज़रूरत हमने बिल्कुल नहीं समझी कि है। और हम समझते हैं कि वफाक जो 18वीं तरमीम के बाद जो सूबे हैं, दे हैव इनफ फंड्स कि वो इन मामलात को खुद जो है वो डील करें। और बिल्कुल हम अपना जो हिस्सा है क्लाइमेट चेंज का, उसको हम क्लेम भी करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए हमें सपोर्ट चाहिए। 12 एक तो ये हो गया। बाकी देखें, मरियम बीबी ने कोई ऐसी बात पीपल्स पार्टी के हवाले से नहीं की। उन्होंने पंजाब की नुमाइंदगी की, पंजाब के हकूक की बात की, और इन्होंने देखें, अब ऑब्वियसली इनिशिएट भी पीपल्स पार्टी के सिंध चैप्टर से हुआ, फिर ठीक है। उनके तो राणा जवाब के साहब, बाद टू अभी कट भी द जवाब। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मतलब जब मरियम साहबा ये कहती हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी ये बात करने पे कि भाई मेरा पानी है, पंजाब का पानी है ये वो, या मैं पंजाब की बात करने के ऊपर माफ़ी नहीं मांगूंगी, तो फिर दिस इज द फाइनल स्टांस ऑफ द PMLN। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिन्होंने माफी का तकाजा किया है, ये एक इमैच्योर डिमांड है, और ये उन लोगों ने किया है जो चाहते हैं कि तलखियां बढ़ें, और इसकी कोई तुक नहीं बनती। उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं कही जिसके लिए वो माफी मांगे, नंबर 1। और नंबर 2, ये तो एक बचकाना सी डिमांड है कि हम कहें कि जी जरदारी साहब माफी मांगे या बिलावल साहब माफी मांगेंगे तो फिर हम बात आगे चलेंगे। बहाना ही बनाना होता है ना। तो आप इस तरह की डिमांड करना ही एक इमैच्योर डिमांड है, और मैं समझता हूं कि ये नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी ये पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत से ऐसी कोई डिमांड हमने नहीं सुनी। दरमियान में लोगों ने बात की है, मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी उन्होंने कोई चार्टर ऑफ डिमांड्स में ये कोई डिमांड की होगी। और ठीक है, लेकिन एक तासुर जो जा रहा है राणा साहब, वो एक तासुर ये जाता है जिसके हवाले से शहरी साहिबा का भी मैंने शॉर्ट सुनवाया कि उन्होंने कहा हम सेनेट की सबसे बड़ी जमात हैं, हल्का ना लें हमें। तो उनको ऐसा लग रहा है मतलब योर गवर्नमेंट इज टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड। ये फिर मैं पीपल्स पार्टी की सपोर्ट को हम अप्रिशिएट करते हैं। पीपल्स पार्टी की बड़ी मुस्बत सियासत है। पीपल्स पार्टी की हमें थ्रू आउट सपोर्ट रही है ये 1.5 सालों के अंदर। उससे पहले PDM में हम इकट्ठे थे, और हम समझते हैं कि जब हम टेबल पे बैठेंगे तो ये जो कन्फ्यूजन है, मैं इसको कन्फ्यूजन का नाम दूंगा, कि एक दूसरे की तरफ से जो बनाई भी जा रही है, ये दूर हो जाएगी। तो मैं नहीं समझता ये ऐसे इश्यूज हैं कि जो अनरिजॉल्वेबल है, और ये ऐसे इश्यूज हैं कि जिसकी बुनियाद पे कोई कोलिशन को थ्रेट होगा। ये पॉलिटिकल रेटरिक एक बन चुकी है, लेकिन ये जब टेबल पे आप बैठेंगे और सीरियस टॉक करेंगे तो ये मामला तय पा जाएंगे, ये मेरी सोच है। ठीक है। अच्छा शाह साहब, राणा साहब कह रहे हैं, राणा एहसान अफजल साहब कह रहे हैं कि कंफ्यूजन है कि जिसकी वजह से ये बयानात आ रहे हैं कि भाई माफ़ी मांगे हैं। और तो आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि शहरी रहमान साहिबा को फिर कोई कंफ्यूजन है जो वो कह रही हैं कि भाई माफ़ी मांगे वरना हम सेनेट की सबसे बड़ी जमात है, हमें हल्का ना लें। शहरी रहमान साहिबा मेरी सीनियर हैं, और अगर उन्होंने जो बात की है मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह राणा साहब कह रहे हैं कि जाहिर है ये बात हमारी लीडरशिप चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से नहीं आई। अगर उनकी तरफ से आए तो फिर तो हम खुल के बात कर सकते हैं, और फिर जाहिर है उस पर स्टैंड भी लेंगे। ठीक है। देखें, मे बी मुझे नहीं पता, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं बाहर था, मैं आया ही कल हूँ। अच्छा। तो मज़ीद इस पर देख लेंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक बात ज़रूर करना चाह रहा था कि राणा साहब मेरे मोहतरम हैं, भाई हैं, और काफ़ी इनको चीज़ों का पता भी है, इदराक भी रखते हैं। लेकिन ये जो बता रहे हैं कि कोई 40-50 अरब की बात नहीं होती, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। सिंध में भी था कि जब हमारा नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो गया था, एक साइड का, इरिगेशन का, रोड नेटवर्क, एजुकेशन, हेल्थ, और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आपके इल्म में है कि हमने तो अपने किसानों की सपोर्ट की इसी बिस्प के थ्रू। और फिर वो बम्पर क्रॉप हुआ हमारा इसका वीट का, जो सोचा नहीं जा सकता था कि जी वीट भी होगी, इतना पानी था, सब लोग आए थे। तो इसमें तो जब ये बात हुई थी इमदाद की तो ऑन बोर्ड थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ऑन बोर्ड थे, उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो साथ गए थे, साथ जाके इन्होंने वहाँ पे बात की थी। कोई ऐसी मायूब बात नहीं थी। देखिए, हमने अगर कोई बात की है, अगर कोई अपील अगर होगी या कोई कहीं से सपोर्ट आएगी पंजाब गवर्नमेंट को मिलेगी, तो पंजाब के हमारे भाई बहनों के लिए उसमें से कोई हमने कोई हिस्सा लेना है। ये तो हम उनके लिए बात कर रहे हैं। और हम ये आज रिकॉर्ड पे रखिएगा ये बात शिफा साहिबा
कि ये वॉल्यूम इतना थोड़ा नहीं है जो वहाँ पे तबाही आई है, जिसमें हमारे भाई बहन परेशान हैं। ये वक्त बताएगा कि उनके लिए कितनी अशद ज़रूरत है इस तरह की सपोर्ट की, इस तरह की इमदाद की। वो जो वहाँ पे जितना नुकसान हुआ है उसका तो वॉल्यूम का अंदाज़ा शायद नहीं है। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ राना साहब का भी और मरियम साहब का भी, लेकिन ये नहीं मैं समझ रहा, मैं उस पर क्या कमेंट करूँ, लेकिन इनको अंदाज़ा हो जाएगा और फिर हो सकता है देर हो गई हो। ये बस चेयरमैन साहब ने बात की तो इनकी तरफ से बयानात इस तरह के आ गए कि जी वो इस तरह की बात करे। वो भाई उसने कुछ सही बात की है, अकल की बात की है, सही मत दी है, तो उस पर इस तरह का रिएक्शन मुनासिब थोड़ी है। अगर चेयरमैन ने कह दिया तो गुनाह हो गया। उसने अपने भाई बहनों के लिए कहा जो वहाँ उसने मुसीबत देखी जाके वहाँ पे, तो मुझे नहीं था अंदाज़ा कि इस तरह से फिर बात बढ़ेगी। और बिस्प की बात भी जो उन्होंने की थी तो फौरी इमदाद वाली, जहाँ पे हम जब कर रहे थे हर जगह जा रहे थे, चेयरमैन साहब ने खुद विजिट किया था जब सिंध में ये सारी सूरत हाल थी, चीफ मिनिस्टर हम सब लोग जा रहे थे, तो लोगों को इसी तरह इमदाद दे रहे थे, कुक फूड पहुंचा रहे थे, दीगर चीज़ें कर रहे थे। और फौरी वो जो छोटी इमदाद है, जाहिर है बिस्प से उतनी इमदाद होती, और बड़ी इमदाद अगर मरियम साहिबा करती है तो अच्छी बात है, उनको जितना मर्जियत दें हम खुश होंगे। लेकिन ये सूबे की बस की बात नहीं है, हमारी सोच है। हो सकता है हम गलत हों, लेकिन ये वक्त साबित करेगा और आप इसको रिकॉर्ड पे ज़रूर रखिएगा। बिल्कुल ठीक है जी। राणा साहब, आपने शाह साहब की गुफ्तगू सुनी। मुद्दा जो पीपल्स पार्टी का इस वक्त है वो ये है, और जो बात वो बार बार करते हैं वो ये है कि अगर हमने इत्तेहादी समझ के या फेलो पाकिस्तानी समझ के कोई बात की है तो एक मशवरा दिया है। जाहिर है कि हम इम्पोज तो नहीं कर सकते फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर कोई अपना ओपिनियन, लेकिन हम एक मशवरा अगर दे दिया हमने तो इतनी उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई कि इतना टच मी नॉट क्यों फील करने लग गए आप लोग। ये वर्ड मेरा है, वैसे पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा। ये ऐसा ना हो कि आप कल को पीपल्स पार्टी के हवाले से इसके ऊपर कोई बयान दे दें, ये मेरी अपनी इजाज़त है। टच मी नॉट का फीलिंग क्यों आपको आई है? अगर उन्होंने कोई मशवरा दी है तो ले लें, अगर पसंद आए तो उस पर काम कर लें, ना पसंद आए तो उसको साइड पे रख लें। तो उसका जवाब दे दिया, तो उसमें भी देखे ना, फिर ये दूसरी साइड पे भी अप्लाई होता है कि अगर जवाब दे दिया, इसके हवाले से भी उन्होंने एक्सप्लेन किया मरियम बीबी ने कि हम तो जो है जिनके घर तबाह हुए हैं उनको 10 लाख, और जिनके माल मवेशी तबाह हुए हैं या फौत मरे हैं उनके लिए भी इमदाद है, और जिनकी फसलें खराब हैं उनकी फसलों की भी इमदाद कर रही हैं, जो कि बिस्प से कहीं ज़्यादा हैं। तो वो भी उन्होंने भी बड़ा एक अच्छा भला जवाब दे दिया मरियम बीबी ने एज ए चीफ मिनिस्टर के, चाहे ये नुकसानात जनूबी पंजाब में हो या सेंट्रल में हो, जहाँ भी बेल्ट में, यहाँ ये रिवर बेल्ट में ये इश्यूज आए तो उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा। और इसी तरह उन्होंने जवाब दे दिया कि हमने ये जो है हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है, सूबा खुद इन चीज़ों को जो है वो हल कर सकता है। तो उसी तरह जवाब दे दिया। तो आपने जो टच मी नॉट कहा है, अब ये मैं नहीं कह रहा। अच्छा, ये मैं ही कह रहा, हाँ मैं पूछ लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो शाह साहब ये उनका वैसे वैलिड पॉइंट था, उन्होंने वैसे मेरी तरफ गेम पलटाई है, लेकिन मैं तो जाहिर है मैं तो एक रेफरी इधर बैठी हूँ, मैं तो आपकी तरफ ही सवाल लेके आऊंगी। अगर मरियम साहिबा ने आप लोगों के मशवरे का जवाब कोई दे दिया तो उसमें इतनी टच मी नॉट वाली, इतनी टची होने वाली कौन सी बात हो? ये उनका सवाल है, मैंने आप तक पहुँचाया। नहीं, वो ऐसी बात नहीं थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह के बयानात आए हैं और जिस तरह आज भी गुफ्तगू हुई है, आपने देखा होगा वहाँ से, और उससे पहले भी बीच में जिस तरह सख्त बयानात आए, और जाहिर है उसके बाद हमारी तरफ से भी सख्त बयानात आए हैं। और मैं तो इन चीज़ों को ना कभी खुद सख्त बात करता हूँ, ना इन चीज़ों को पसंद करता हूँ। बड़े सीनियर लीडर हैं, बयानात से मुझे याद आया आप कादिर मंदोखेल साहब, उन्होंने तो बहुत ही मतलब ऐसा बयान दे दिया है कि वो तो पीछे जाने वाला नहीं है। वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज तीनों फॉर्म 47 की पैदावार हैं, अगर इनके पास फॉर्म 45 हैं तो दिखा दें, खुदा की कसम मैं माफ़ी मांग लूंगा, आप ये ड्रामे बंद करें। ये कादिर मंदोखेल साहब, आप लोगों के बड़े देरीना साथी, उनका ये बयान है नून लीग के बारे में। शिफा साहिबा, कुछ आप भी कम नहीं है, और आप भी जो है इस तरह की बातें करके मैंने क्या देखे सहब ही साढ़े ते पा दे हो शाह साहब, साढ़े ते पा दे हो आप ही बेचारे। तो वैसे डोंट किल द मैसेंजर, डोंट शूट द मैसेंजर। अगर मुझे आप इजाजत दें, और नासिर भाई अगर कितो तुसी कादिर मंदोखेल साहब नु काट के लाए नहीं, बात ये है कि कुछ लोग जमात में बड़े जज्बाती होते हैं और वो लड़ाई के लिए तैयार बैठे होते हैं, लेकिन हमने अगर मुल्की लेवल पे हम देखें तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बड़े एजेंडे के ऊपर फोकस करें। बहुत सारे मसाइल हैं इस मुल्क के ऊपर
तो हमारे जो आपस के इख्तलाफात हैं या जो बयानबाजी है ये हम सेटल कर लेंगे। ये ऐसी चीजें नहीं है जो कोलिशन के लिए खतरा है। ज्यादा अहम जो चीज है वो मुल्क को आगे ले जाना है। और मैं समझता हूँ कि जो सीनियर लीडरशिप है, मैं नासिर साहब को भी अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने भी कभी ऐसा ठीक जंती है। पे तेल वाला रोल नहीं अदा किया, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला वी विल कम ओवर इट। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है ये इन इश्यूज से इन छोटे इश्यूज से काफी बढ़ के इसकी सोच है, और ये कवर हो जाएगा मामला इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नासिर शिफा हुसैन शाह साहिबा, साहब, नाज़रीन। शिफा जी, साहिबा एक मिनट। जी जी शिफा साहिबा, आज आपने दोनों गलत लोगों को बुला लिया है और आपकी जो नहीं, विश मैं है वो पूरी नहीं हुई। मैं तो शाह साहब, मैं तो उम्मीद में आपकी दुनिया इच्छा कायम पूरी है के नहीं मौकफ पे हूँ। आपको तो आप और मैं तो कम से कम उम्मीद की दुनिया पे हैं। ये बात वैसे प्रोग्राम से पहले राणा साहब ने भी मुझे कहा कि हम लड़ेंगे नहीं। मैंने कहा नहीं, आप दोनों के बारे में हम कह सकते हैं, वी कैन वाउच कि आप लोग लड़ेंगे नहीं। लेकिन देखिए, अब इसके बाद अगर सुलह होगी तो क्रेडिट मुझे भी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नासिर हुसैन शाह साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं, राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों का आपने मौक़िफ़ सुना। शाह साहब ने जो दो अहम बातें की, उनमें पहली बात ये थी, वो उन्होंने वाज़े कर दिया कि मोहसिन नकवी साहब की सदर जरदारी साहब के साथ जो मुलाकात है उसको आप सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई के पैराए में ना देखें, और भी बड़ी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली। सो इसको इस चीज़ के साथ जोड़ना ठीक नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि माफ़ी का मुतालबा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि जो माफ़ी के मुतालबे की बात हो रही है वो पार्टी की हाई कमान, अगर हम कह लें बिलावल साहब की बात कर लें या सदर जरदारी साहब की बात कर लें, उनकी तरफ से नहीं आया है। तो इसलिए उसके ऊपर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। साथ ही साथ राना एहसान अफजल साहब का जो मौक़िफ़ था वो यही था कि पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा करना या पीपल्स पार्टी के लोगों का हमसे ये मुतालबा करना कि भाई माफ़ी मांगी जाए, ये कोई मुनासिब बात नहीं है, और पीपल्स पार्टी कन्फ्यूजन का शिकार है। अब देखते हैं कि ये मामला कैसे और कहाँ जाकर हल होता है। प्रोग्राम में जिक्र होगा ट्रंप गज़ा अमन मंसूबे के तनाजुर में तब्दील होती सूरत हाल का, जिसमें अब इस प्लान पर हतमी इत्तेफाक के साथ साथ गज़ा जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और गज़ा के हुकूमती निज़ाम और इमदाद की तरसील के मामले पर आज मिस्र के शहर शर्म अल शेख में हमास, मिस्र और इसराइल के नुमाइंदों का अहम इजलास हो रहा है। हमास क़यादत पर ट्रंप और इसराइली आर्मी चीफ दोनों ने ही वाजे कर दिया है कि अगर उसने गज़ा अमन मंसूबे पर इत्तेफाक ना किया और मिस्र में शुरू होने वाले मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ ना बनाया तो हमास को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब अरब मीडिया ने यह दावा किया था कि हमास ने जंगबंदी मुआहदे के लिए बैनुल-अक़वामी निगरानी में अपना असलहा सपुर्द करने और ख़ुद को गैर मुसल्लह करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ताहम तुर्क मीडिया के मुताबिक हमास ने असलहा सपुर्द करने से मुतल्लिक खबरों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि वो किसी तौर पर बैनुल-अक़वामी निगरानी में गैर मुसल्लह होने के किसी नुक्ते पर भी गौर नहीं कर रहा। इसके अलावा ट्रंप अमन प्लान के अक्सर नुकात की तायीद करते हुए गज़ा के इंतज़ाम के हवाले से हमास का अब ये मौक़िफ़ है कि गज़ा का इंतज़ाम फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल उबूरी इंतज़ामिया जो है उसके सुपुर्द होना चाहिए, ना कि किसी गज़ा अमन बोर्ड को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। क्या मिस्र में होने वाले मुज़ाकरात हतमी ब्रेक थ्रू का पेश खेमा साबित हो सकते हैं, और क्या हमास तमाम तर अमरीकी और इसराइली दबाव के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर बरकरार रह पाएगी? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी के डीन हैं प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब, जो कि इस वक्त हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस माहौल में हमास इसराइली क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात मिस्र में होने जा रहे हैं, इस माहौल को आप कैसा पा रहे हैं और किस तरफ इस सिचुएशन को अनफोल्ड होते देख रहे हैं आप? देखिए, अनफोल्ड क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसी हैं कि इन मुज़ाकरात से जो है हम कोई हतमी अमन की तरफ या कोई टू नेशन सोल्यूशन की तरफ या इस सारी जो जंग है उसकी फाइनल सेटलमेंट जो हर एक को मंजूर हो उस तक पहुंच सकें। आई डू नॉट थिंक सो। मैं छोटी सी एक गुजारिश ये भी करूँगा कि ये ट्रंप अमन मुआहदा नहीं है, ये नेतन्याहू मुआहदा है जिसमें अमन का बहुत कम ताल्लुक है। हमास एक तरह से कॉर्नर हो चुका है, ट्रंप भी कॉर्नर हो चुके हैं नेतन्याहू से, क्योंकि नेतन्याहू ने जिस तरह इसको किया उसमें से एक चेंज ये थी कि जनाब बहुत आसान हो गया उनके लिए कहना कि जी हमास जो है उसने अपने पार्ट पे लिव अप नहीं किया, इसलिए मैं तो अब जारी रखूँगा। और ख़बरें तो ये आ रही हैं कि अभी भी जो है तो टोटली कार्रवाई इजराइल की तरफ से तो कोई ख़त्म नहीं हुई। So all of this means कि I do think it is very very important. I do think कि पेशकदमी हो सकती है, हॉस्टेजेस के हवाले से हो सकती है, किसी नई हुकूमत के
पहले स्टेप के हवाले से हो सकती है, लेकिन ये सोचना कि ये जो है इससे जनाब अब ये फाइनल गेम है और इससे सब कुछ तय हो जाएगा, मेरे ख्याल में सवाए ट्रंप साहब के इस बात पे किसी को यकीन नहीं है, और ना ही किसी की ख्वाहिश है इन अ वे। नेतन्याहू की सर्टनली ख्वाहिश नहीं है। हमास जो है फाइंड्स इटसेल्फ इन अ बैड प्लेस, इन अ डिफ़िकल्ट प्लेस, उसके पास ज़्यादा कार्ड्स नहीं है, लेकिन उसका ये मतलब भी नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें जो है मान लेगा, क्योंकि नेतन्याहू का जो विजन है वो तो ये है ना कि इजरायली कंट्रोल हो, ना सिर्फ गज़ा पे बल्कि वेस्ट बैंक। बिल्कुल। अच्छा, यही पॉइंट है डॉक्टर साहब कि हमास पे इसराइल भी दबाव डाल रहा है, ट्रंप भी दबाव डाल रहा है कि ये ना किया तो ये हो जाएगा, ये करें आप। उनसे ऐसे लग रहा है जैसे काबिज़ीन वो हैं और उन्होंने कोई मुआहिदा जो है वो उनके खिलाफ हो रहा है। हालांकि उनके हक में अगर हो रहा है या फ़लस्तीनियों के हक में हो रहा है तो फिर तो बात ऐसी होनी चाहिए कि वो विन विन सिचुएशन होनी चाहिए सबके लिए, या कम से कम फ़लस्तीनियों को इतना एहसास ही हो जाए कि भाई हाँ, अब सारे ही बड़े सीरियस हैं और बैठकर हमारे अमन के लिए बात कर रहे हैं। तो अब ये सिचुएशन फिर जा कहाँ रही है? क्योंकि इस किस्म का जो, और आपका जो दूसरा नुक्ता था कि इसको मैं ट्रंप अमन प्लान नहीं कह रहा बल्कि इसको मैं नेतन्याहू अमन प्लान कह रहा हूँ, इसी किस्म का एक अमन मंसूबा। भी नहीं, नेतन्याहू प्लान खाली। हाँ, नेतन्याहू प्लान, बिल्कुल अमन नहीं। तो बड़ा कैटेगोरिकली ये आपने तस्दीक की है। इसी किस्म का एक प्लान पहले भी ट्रंप इंतज़ामिया लाने की कोशिश कर चुकी है। उस वक्त खैर उस पर खासी बात डिबेट हुई, फिर वो जाहिर है वक्त आगे गुजर गया, इलेक्शंस आ गए, बाइडन आ गए और वो कहानी जो है वो वहाँ की वहाँ रह गई। तो ये उसी का तसलसल आप देख रहे हैं, और इससे फिर क्या मतलब ये कहाँ जा रही है फिर सूरत हाल सारी? आई थिंक अनसर्टेनिटी में रह रही है। अच्छा। सिर्फ अनसर्टेनिटी की नौयत चेंज हो जाएगी, और इन ए वे इस प्लान को देके और जो जो अल्टीमेटम्स दे रहे हैं उससे उन्होंने मुराद है ट्रंप साहब ने स्टेक्स बढ़ा दिए, कि टाइम वाइज भी स्टेक्स बढ़ा दिए और इम्पैक्ट वाइज भी स्टेक्स बढ़ा दिए, लेकिन अनसर्टेनिटी कम नहीं हुई। और इन अ वे मेरे ख्याल में ट्रंप साहब जो हैं इज़ मच मोर लाइकली टू लिव विद अनसर्टेनिटी। जैसे उन्होंने जब हमास का जवाब आया तो उसको तस्लीम कर लिया जो इजराइल नहीं करना चाहता था। सो ट्रंप साहब की नज़र में देखें, आई डोंट थिंक ही इज़ रियली, उनका इंटरेस्ट जो है वो कोई पायदार अमन नहीं है। उनका इंटरेस्ट जो है डेमोन्स्ट्रेट करना है कि देखो मैंने इसको कंक्लूजन तक पहुंचाया। ठीक है। नेतन्याहू का जो इंटरेस्ट है मेरे ख्याल में, और मैं ये सीरियस, मैं विंडिक्टिव बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट श्योर ही इज अ रैशनल पॉलिटिकल एक्टर एनीमोर। मतलब ये कि अच्छा। उनके जहन में उन्हें यकीन है कि वो एक मेसियानिक एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं, और उन्होंने 1000 साल की जो तारीख है उसको तब्दील कर देना है, और ये उनका बेस्ट मौका है। सो आई थिंक बिटवीन ऑल ऑफ दिस दैट इज वाई द अनसर्टेनिटी विल रिमेन, और इन अ वे कार्ड्स तो इस वक्त सिर्फ नेतन्याहू के हाथ हैं। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान की भी गवर्नमेंट ने, पहले आपने उनका रिस्पांस भी देखा होगा कि बड़ा ही वेलकम किया। हमारे वज़ीर आज़म ने ट्वीट की, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने इसको खैर मकदम किया, तारुफ वारुफ किया। फिर उसके बाद ट्रंप की एक तकरीर होती है, उसमें वो पाकिस्तान के का नाम लेके मेंशन करता है और पाकिस्तान के हवाले से ये तासुर दे देते हैं, और जो कि क्लियरली हमें भी सबको तासुर मिल रहा था कि भाई पाकिस्तान हैज़ बेसिकली लेंड इट्स सपोर्ट टू द प्लान, वट एवर प्लान इट इज़। बाद में फिर ज़रा ये पोजीशन हमारी तब्दील हो गई, और बाद में फिर इसहाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो दरमियान में आए, और उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो इसने तो हमारे नुकात ही नहीं शामिल किए हुए, तो हमारे नुकात जब तक शामिल नहीं होगा तो हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इसको सिर्फ वेलकम करते हैं। तो ये हमारे कौन से नुकात हैं, और क्या पाकिस्तान सिर्फ अकेला ही अपने नुकात दे रहा है, या इसको हम मतलब वाई वो ट्रंप लिसन टू अस? वैसे मतलब एक आम सी बात है कि हमारे नुकात का ट्रंप के ऊपर क्या असर होगा जो हम उनसे इतनी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं? पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है, लेकिन ट्रंप विल नॉट लिसन टू अस। आई थिंक हमारी जो अहमियत है इस मौके पे, इस सब्जेक्ट पे, उसका ताल्लुक है हमारी जो अहमियत है बाकी मुसलमान ममालिक में उसके हवाले से। ठीक है। कि हम इस वक्त एक ऐसे ब्लॉक में समझे जाते हैं, और अपनी खुसूसन जो अस्करी क़ुव्वत है और न्यूक्लियर क़ुव्वत है, या उससे ज़्यादा जो रिसेंट हमारी विक्ट्री थी आप कह लें इंडिया के ऊपर, उसकी वजह से हमें इस वक्त एक पजीराई मिल रही है। लेकिन जैसे हमने पहले आपसे भी बात की, दूसरों से भी, उस पर ज़रा ख्याल से रखें, क्योंकि बादशाह की दोस्ती जो है वो बादशाह की दुश्मनी से भी ज़्यादा ख़राब होती है। और हमें हमेशा शक यही था कि ट्रंप कुछ मांगेंगे, अब नज़र आ रहा है कि क्या मांगेंगे। मैं कहूँगा कि देखिए, हम अभी तक वो गिन रहे थे ना कि कितनी बार पाकिस्तान का जिक्र आया। हाँ, ऐसा ही है। अब वो गिनना छोड़ दें, अब उल्टी गिनती शुरू करें कि कब कब जिक्र नहीं आया। मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा ये हुआ कि जब ट्रंप ने हमास की रिस्पांस दी तो उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, सऊदी अरेबिया, कतर का था।
और इन अ वे ये वापस नीवे नीवे होने वाली बात है, ये लीडरी करने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान ने इन अ वे आई डू थिंक कि हमारा मौक़िफ़ क्लियर रहा है। देखिए ट्विटर स्लोगन छोड़ दें, और इस वक्त मुझे बड़ी एक खौफ ये है कि ये इस किस्म की सियासत जब सोशल मीडिया पे होती है तो उसके नताइज और भी बड़े होते हैं। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था जो होना चाहिए कि हम अमन की तरफ हर पेशकदमी की खैर मकदम करेंगे, बिल्कुल ठीक, राइट, अमन की तरफ। लेकिन उसकी शक्ल क्या है, उसके कवायद क्या हैं, उस पे आवर पोजीशन रिमेन्स व्हाट इट ऑलवेज हैज बीन, और उसका जो महवर है वो 2 स्टेट सोल्यूशन है, और फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी लोगों की जो उनका हक है ना सिर्फ राय दही का बल्कि अपनी ज़िंदगी को खुद फैसले करने का। सो आई थिंक उस पे हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। एंड ये केयरफुल डिप्लोमेसी की बात है। मैं आखिर में ये भी कहूंगा कि केयरफुल डिप्लोमेसी का वक्त जो है ये सिर्फ ये नहीं है, आपको केयरफुल अगले डिप्लोमेसी हफ्तों में, महीनों में आपने केयरफुल डिप्लोमेसी का नाम लिया डॉक्टर साहब। इंडिया। मुझे अभी रिसेंटली पाकिस्तान और फॉरेन ऑफिस की एक अजीबोगरीब सी सिचुएशन नज़र आ गई, मुझे याद आ गई डॉक्टर साहिबा एक जो यूएन असेंबली में ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे बैठी हैं, और उनके ऊपर एक पाकिस्तान के मीडिया में भी फॉरेन ऑफिस में भी एक अजीब सा रपड़ पड़ गया, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि भाई ए कौन है, कित्थों आई ने, किन्ने इन्हों पास दिता है। तो वो उस पर सारी ट्वीटें हो गई। फॉरेन ऑफिस भी कह रहा है द सेड इंडिविजुअल इन क्वेश्चन, और नाम तक नहीं ले रहे उनका। और ये तो डिप्लोमेसी का हाल था इधर। नहीं, इधर नहीं, पूरी दुनिया में। इसमें आपने जो एग्जांपल दी वो इज़ अ पर्टिकुलरली पेनफुल एग्जांपल, लेकिन हमें पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी मुझे यही डर है, इन अ वे मशक़ वस्ता में भी यही डर है कि सोशल मीडिया के दौर पे जब इस किस्म की अहम गुफ्तगू जो है उसके फैसले सोशल मीडिया पे और उस वक्त की पब्लिक सेंटिमेंट पे होंगे तो वो अच्छे फैसले नहीं होंगे, वो सोचे समझे फैसले नहीं होंगे। एक वजह है कि डिप्लोमेसी जो है वो पर्दों के पीछे होती है। उसको जब हम ट्वीट बाय ट्वीट करेंगे, आदिल नजम हर रोज बता देगा कि जी आज ये हुआ या वो हुआ, उसमें नुकसान जो है वो सिर्फ उसका होगा जिसका होता रहा है। वो फलस्तीनी बच्चा है जो कल भी कत्ल किया जा रहा था, आज भी कत्ल किया जा रहा है, और बाकी तमाम गुफ्तगू। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, और ये बताइए डॉक्टर साहब कि जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान एक बड़े अहम ब्लॉक में है, और ज़ाहिर है अभी हमने सऊदीया के साथ एक डिफेंस पैक्ट भी जो है उसका ऐलान भी किया, और ऑल्दो उसके ऊपर पाकिस्तान में एक पीपल्स पार्टी जो हुकूमती इत्तेहादी जमात है वो ये कहते हैं कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, और इसके ऊपर भी पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए थी। फिर जब ये ट्रंप का 20 नुकाती प्लान सामने आया, उसके ऊपर भी लोगों ने कहा कि सियासतदानों ने कहा कि भाई इस पर डिबेट होनी चाहिए, कम से कम पार्लियामेंट को बताएं तो सही कि ये है क्या, आप लोगों ने क्या कोई गारंटी दी है, वहाँ पर कोई कमिटमेंट की है, क्या की है। अब जो डिप्लोमेसी के ये सारे पहलू हैं, इनको देखते हुए और पाकिस्तान की ख़ित्ते में इंपॉर्टेंस को देखते हुए, अमेरिका के साथ एक इक्वेशन, चाइना के साथ, सऊदी अरब के साथ, इसको देखते हुए इंडिया को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन में? जब हम ट्रंप की बात करते हैं, H1B वीज़ाज़ का मसला जो है वो फंसा पड़ा है, हमें पता है कि इंडियंस उसके बहुत जो है फ़ायदा उठाते रहे हैं, तो उस ये दोनों की ममालिक की इक्वेशन कैसी आपको नज़र आ रही है? देखिए, एक तो है ना कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात क्या हैं, और वो उससे सिर्फ हमें सबक सीखना चाहिए। और मैं गुजारिश ये करूँगा कि अगेन आई वुड से कि अच्छा है कि हमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मिल रही है, क्योंकि वी वर स्टार्व्ड फॉर इंपॉर्टेंस। मशरिक़ वस्ता से भी मिल रही है, अमेरिका से भी मिल रही है, लेकिन एक तो उसके आदी ना हो, और दूसरा प्लीज़ केयरफुल रहें। इस इंपॉर्टेंस की कीमत होती है, कोई ना कोई आपसे किसी न किसी वक्त कोई चीज़ ऐसी मांगेगा जो आप नहीं दे सकेंगे। और भारत ने यही सीखा ना, भारत के साथ यही हुआ ना, वो भी तो यार था, जितने यार हम हैं उससे कहीं बड़ा यार था। और दूसरा इसमें ये भी है कि आज ट्रंप हैं, कल नहीं होंगे। जब ट्रंप नहीं होंगे तो जो भी आएगा, चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट हो, उसके पास एक लिस्ट होगी कि कौन कौन ट्रंप के बहुत करीब था। उस लिस्ट में होना भी कोई अच्छी बात नहीं होगी। इन सम वेज इंडिया इज प्लेइंग दैट। लेकिन उससे कतई नसर, जो मेरी गुजारिश पहले भी थी कि ये जो वक्त है जिसमें हम हैं, ये बहुत डेंजरस और नाजुक वक्त है। अभी तक चाइना ने अपने कार्ड शो नहीं किए। दुनिया इस वक्त मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्ली एट इट्स मोस्ट पेरिलस है। अब 60 साल की ज़िंदगी में आई डू नॉट थिंक आई हैव सीन एवर कि दुनिया इतनी डेंजरस हो जितनी आज है। अगर आप पाकिस्तान को देखें तो हमारे मसाइल सिर्फ मशरिक़ वस्ता के नहीं है, आपके अफ़गानिस्तान के साथ इस वक्त मसाइल हो सकते हैं। इंडिया यकीनन, चाहे वो कहे बड़के मारे या ना मारे, मई के बाद ये बात तो तय है कि उसमें बदले की आग है। ऐसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो उनके साथ हुआ आलमी सतह पे भी और मैदान जंग या हवाई जंग में भी, उसके बाद इंडिया कहेगा अच्छा जी फिर ठीक है, मान ले, चलो आप जीत गए। ऐसा नहीं होता।
हो नहीं सकता। बिल्कुल सही। सो यू हैव टू बी रेडी कि किसी ना किसी वक्त कहीं ना कहीं, और वो उसी तरह आएगा जब आप सरप्राइज कर होंगे। वो जंग के मैदान में भी आ सकता है, रान कच्छ में भी आ सकता है, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भी आ सकता है, वो जो इंटरनल हमारे स्क्वेबल्स हैं उसको हवा देने में भी आ सकता है, चाहे वो मुल्क के अंदर की तोड़ हो, चाहे वो कश्मीर में हो। सो व्हाट आई एम सेइंग, ये चुकन्ना रहने वाली बात है। इन अ वे मेरा इंटरेस्ट ये नहीं है कि इंडिया और अमेरिका का क्या हो रहा है, मेरी नज़र इस पे है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो जब कहती है कि सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ तो दे मीन इट। हाँ बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर आदिल नजम साहब, नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, और डॉक्टर साहब ने जो अपने इस वैसे तो आदिल नजम साहब की सारी बातें ही एक कहते हैं वेकअप कॉल तसव्वुर कर लें कि हमेशा डिप्लोमेसी जो है वो बंद कमरों में एक ख़ास वजह से होती है, और डिप्लोमेसी को बड़ा केयरफुली, कॉशियसली, बड़ा कैलकुलेटेड मूव करते हुए हैंडल करना चाहिए। और एक्सपर्ट्स का काम है, बच्चों का खेल नहीं है। मुल्कों की सियासत भी इससे जुड़ी है, लेकिन मुल्कों के और बहुत सारे सीरियस किस्म के मफाद भी इनसे जुड़े होते हैं इसी डिप्लोमेसी से। इसके अलावा एक और जुमला जो डॉक्टर आदिल नजम ने बोला, उसी पे प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी कि हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है। सो और वक्त भी, ये बात मैं ऐड कर रही हूँ, डॉक्टर साहब ने तो नहीं कहा, लेकिन वक्त भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये बात उन्होंने ज़रूर की कि आज ट्रंप है, कल को कोई और आएगा, तो उसके साथ भी मामलात कैसे होंगे, आज भी कैसे हैं, इसको बड़ा केयरफुली डिसाइड करने की, देखने की ज़रूरत है। इसी पे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत ज़रूर होती है। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।